अभी तक हमने लैग्रैन्जियन पर बेस्ड कई अलग अलग तरह के सिस्टम और प्रॉब्लम्स के लिए लैग्रैन्जियन लिखा है और उसके लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट किए हैं। उसी में से एक सिस्टम हमने पढ़ा था स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें एक स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड होता है और मास के मोशन की वजह से हमें लैग्रैन्जियन लिखना था और इक्वेशन ऑफ मोशन भी बतानी थी। बट क्या हो कि अगर उस मास से जुड़ा हुआ जो स्प्रिंग है उसका भी अपना एक फाइनाइट मास हो। अगर स्प्रिंग का भी अपना एक फाइनाइट मास है तो उस केस में उस सिस्टम का लैग्रैन्जियन क्या होगा। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और लैग्रैन्जियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसी में से एक प्रॉब्लम जो है, एक सिस्टम है, वो ये है। ये एक सपोर्ट है जिससे एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है और स्प्रिंग से एक मास भी कनेक्टेड है। मास खुद इसे कैपिटल M नाम दे देते हैं और जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और स्प्रिंग का मास ms है। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रैन्जियन लिखना है और लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। नाउ हम जानते हैं कि हमें लैग्रैन्जियन लिखने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का मास m है और अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की पूरा स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ है या यूं कहें जो टोटल मास है, वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता है। क्यों? जब m मास का पार्टिकल मूव करेगा तो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो ये वाला पोर्शन है, स्प्रिंग का सबसे दूर वाला हिस्सा जो है, वो जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है वो तो ब्लॉक की वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ब्लॉक से दूर इस सपोर्ट की तरफ आते जाते हैं, स्प्रिंग के हिस्से की जो वेलोसिटी है वो लगातार घटती जाती है और वो हिस्सा जो सपोर्ट के पास में जुड़ा हुआ है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, या यूं कहें इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 रहेगी। इसका मतलब कि स्प्रिंग का जो टोटल मास है, पूरे लेंथ का जो मास है, वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, बल्कि ईच पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। इसलिए डायरेक्ट हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। हमें इस पूरे स्प्रिंग के ईच मास पॉइंट के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी ताकि हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। इसलिए सबसे पहले हम इस स्प्रिंग के लिए ही काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन का क्या है। राइट द लैग्रैन्जियन for a spring mass system where capital M mass block is attached to a spring of spring constant K and mass ms। ऑलराइट, तो जो ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M है और स्प्रिंग का मास ms गिवन है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसके लिए हमें लैग्रैन्जियन लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी की। हमने ये अभी समझा कि पूरी की पूरी स्प्रिंग सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस पूरे स्प्रिंग में से एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, एक एलिमेंट डिडक्ट कर लेते हैं जिसकी लेंथ dx है और मास dm है। इसे मास एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा पोर्शन कट किया है जिसकी लेंथ खुद dx है और इसका मास एलिमेंट जो है वो dm है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उस एलिमेंट की T इक्वल्स टू 1/2 मास चाहिए, तो मास dm
और एक वेलोसिटी भी चाहिए। तो अगर मान लें कि जो ये ब्लॉक है हमारा, ये खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो हमने एक एलिमेंट कट किया है इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। तो दिस इज u वेलोसिटी 1/2 mv²। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं पूरे मास के लिए, अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है वो सिर्फ dm मास के लिए कैलकुलेट की है, इतने से पोर्शन के लिए। लेकिन अगर मैं इसे पूरे मास के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो इस पूरे मास के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जानी चाहिए। सो T विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ v² dm, और जहाँ इंटीग्रेशन हमने पूरे मास के लिए किया है ms के लिए, ठीक है। नाउ सपोज स्प्रिंग इज यूनिफॉर्म। नाउ अगर स्प्रिंग यूनिफॉर्म है तो पूरे लेंथ में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे में अगर स्प्रिंग का पूरे लेंथ में मास सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो dm क्या होगा? इसके लिए इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L, अगर पूरे स्प्रिंग की लेंथ L है तो पर यूनिट पॉइंट का या पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें पर यूनिट लेंथ का मास मिल जाएगा, और इस पर यूनिट लेंथ के मास को अगर इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें dx से तो हमें इस पूरे एलिमेंट का मास dm मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने पूरे मास को पूरे लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे में हमें एक सिंगल पॉइंट का मास मिल गया, ठीक है, जो कि ms/L है, पर यूनिट लेंथ मास है। और इस पर यूनिट लेंथ मास को इस dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पूरे dx लेंथ का मास मिल जाएगा, जिसे हमें मास एलिमेंट कहा है, तो ये dm हो जाएगा। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी T मिलेगी, इंटीग्रल 1/2 u² ms/L dx। नाउ इंटीग्रेशन जो है वो x का हो चुका है, dx आ रहा है, x का हो चुका है, जहाँ x लेंथ है। सपोज करते हैं कि लेंथ हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, दिस पॉइंट से, और किसी भी पॉइंट पर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ 0 रहेगी और टोटल लेंथ जो है, ये लेंथ वो यहाँ तक में L है। हमने जो स्प्रिंग की लेंथ मानी है वो L मानी है, स्प्रिंग ऑफ लेंथ L है। तो यहाँ से हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ 0 है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेंथ L हो गई है। तो हमें पूरे स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसकी लेंथ को हम 0 से L तक वेरी करवा देते हैं ताकि पूरे स्प्रिंग के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, दैट विल बी T, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। एक तो ms कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 2L बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to L u² dx। अब हमें u की वैल्यू चाहिए जो कि इस मास एलिमेंट की वेलोसिटी है। हमने स्टार्टिंग में ही ये बात कही है कि पूरी स्प्रिंग सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही। स्प्रिंग से दूर का हिस्सा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, v वेलोसिटी से, क्योंकि वो ब्लॉक से अटैच है, और स्प्रिंग का सपोर्ट के सबसे पास वाला हिस्सा जो है वो सबसे कम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। दैट मीन्स अगर आप लेंथ को यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। जब पूरी लेंथ होगी तो पूरी लेंथ के एंड पर वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, लेकिन जब हम लेंथ कम लेंगे तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। सो वेलोसिटी जो है स्प्रिंग की u, ये इक्वल होनी चाहिए v x/L के। क्यों, देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू L, जब हम पूरे लेंथ की बात कर रहे होंगे इस वाले पॉइंट की, तो उस वक्त u इक्वल हो जाएगा VL/L v के, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम पूरे लेंथ की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी जो ब्लॉक की वेलोसिटी है। लेकिन जब x 0 होगा, दैट मीन्स इस वाले पॉइंट की बात कर रहे होंगे, तो u भी 0 हो जाएगा।
सो जो स्प्रिंग की वेलोसिटी है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो एक्स लेंथ हम मेजर कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक का हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो यू शुड बी इक्वल्स टू इन दिस फॉर्म। इसे स्टेटमेंट में लिख लीजिए। स्टेटमेंट इसके लिए होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, the velocity of each mass element of the spring is proportional to length from the position where it is attached. Okay, that means u should be equals to v over vx over l. ठीक है। सो नाउ इस v की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन, इसे इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल हो जाएगी ms ओवर 2l इंटीग्रेशन 0 टू l, u स्क्वायर की जगह हो जाएगा x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर dx। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, ms ओवर 2l, l क्यूब हो जाएगा ये, v स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू l x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ms v स्क्वायर अपॉन 2l क्यूब x क्यूब बाई 3 0 टू l, ये हो गया ms v स्क्वायर ओवर 2l क्यूब l क्यूब बाई 3, l क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये है 1/2 ms बाई 3 v स्क्वायर। नाउ अगर इस इक्वेशन को, ये स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी आई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे रब कर दूं, कंपेयरिंग फ्रॉम हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्प्रिंग का जो इफेक्टिव मास है ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, यहाँ m है और यहाँ ms बाई 3 है, सो इफेक्टिव मास ऑफ स्प्रिंग वुड बी ms बाई 3। ये बात आपको याद रखनी है। जस्ट मैंने आपको बताया ये होता कैसे है, बट एग्जाम में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में यह मेंशन किया जाता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो स्प्रिंग है उसका भी एक फाइनाइट मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम उसका मास लेंगे वो उसके एक्चुअल मास का 1/3 ही होगा। 1/3 पोर्शन ही वो इफेक्टिव मास होगा जो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। सो इसका इफेक्टिव मास ms बाई 3 है। अब इस सिस्टम के लिए हम लैग्रैंजियन लिख सकते हैं। सो फॉर द लैग्रैंजियन काइनेटिक एनर्जी T, स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी 1/2 ms ओवर 3 v स्क्वायर यानी कि x डॉट स्क्वायर प्लस मास की वेलोसिटी जो ब्लॉक लगा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m x डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग में ही स्टोर होती है, मास में नहीं, और स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है v 1/2 kx स्क्वायर से। तो लैग्रैंजियन L हो जाएगा 1/2 ms ओवर 3 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है। नाउ आगे का काम इजी है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। सो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन d ओवर dt
डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में लैग्रेंजियन को सब्स्टिट्यूट करें, तो सबसे पहले x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी ms बाई 3 x डॉट प्लस mx डॉट और माइनस प्लस लैग्रेंजियन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव kx इक्वल्स टू 0। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ms ओवर 3 प्लस m x डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ से x डबल डॉट जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस k ओवर ms ओवर 3 प्लस m x के। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जिसमें स्प्रिंग का भी एक फाइनाइट मास है। अभी तक के सभी स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवाया है, लेकिन क्या हो अगर स्प्रिंग वर्टिकल मूवमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, तो उस केस में लैग्रेंजियन क्या होगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। अभी आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द लैग्रेंजियन फॉर ए वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स इस बार स्प्रिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये वर्टिकल मोशन कर सके। ठीक है, नाउ यहाँ भी वही दो सिचुएशन है। आप चाहें तो जो स्प्रिंग है उसका मास फाइनाइट ले सकते हैं, या फिर स्प्रिंग के मास को नेग्लिजिबल मान के जस्ट जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जस्ट इसे नॉर्मल मान रहे हैं, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। और ये मास इस जो ब्लॉक है इसके मूवमेंट मान लेते हैं ये x वैल्यू से डिस्प्लेस होता है, तो इस केस में लैग्रेंजियन क्या होगा हमें ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की T। तो जाहिर सी बात है अगर मास x वैल्यू से डिस्प्लेस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 ब्लॉक का मास m x डॉट स्क्वायर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो दो वजहों से स्टोर होगी। एक, मास के अप एंड डाउन मोशन की वजह से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। दूसरी, अर्थ के ऊपर जहाँ पर ये पूरा सिस्टम लटकाया गया है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी स्प्रिंग इस मास में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पर अब दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, एक स्प्रिंग में जो कि मास के मोशन की वजह से है, और दूसरा इस मास के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मोशन की वजह से मास में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब तक आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो सिर्फ वर्टिकल मोशन की वजह से होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। इसलिए अभी तक के प्रॉब्लम्स में ब्लॉक में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही थी, सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही इसके मूवमेंट की वजह से, बट अब ये वर्टिकल मोशन कर रहा है तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो पहले बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर, और मास के लिए इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
अगर हम ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगेन हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी जिसके अबाउट हम बता सकें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ के रेस्पेक्ट हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। सिस्टम यानी कि मास रेफरेंस पॉइंट के नीचे बिलो मूवमेंट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव। अगर रेफरेंस पॉइंट के नीचे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव में ब्लॉक का मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और कितना मूवमेंट किया है इसने x वैल्यू से, तो mgx। तो एक हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम में और वर्टिकल मास सिस्टम में ये डिफरेंस है। जहाँ हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम में ब्लॉक की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ब्लॉक में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, वहीं एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में ब्लॉक में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो अब इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन हो जाएगा L T minus V, and this is 1/2 m x dot square minus 1/2 kx square plus mgx। ठीक है, ये हो गया। इससे आगे आप इसे खुद से सॉल्व करें। लैग्रेंजियन आपके पास दिया गया है, आपको जस्ट इस लैग्रेंजियन से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है, वो भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। उसे सॉल्व करके आप इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए बीड slides on a smooth rod which is rotating about one end in a vertical plane with uniform angular velocity omega, show that the equation of motion is mr double dot minus mr omega square minus mg sin omega t। ऑलराइट, ये क्वेश्चन है। एक बीड है जो कि स्लाइड कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट वन एंड इन द वर्टिकल प्लेन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई, ये एक एंगल थीटा पे एक बीड दिया हुआ है जो कि इस पर स्लाइड कर रहा है, ये आर है। ठीक है, बीड का मास m मान लेते हैं, ये इस रॉड पे स्लाइड कर रहा है अप एंड डाउन। इस सिस्टम के लिए हमें लैग्रेंजियन लिखना है और फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले बताइए इस सिस्टम के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 1 या 2? इस सिस्टम के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कौन कौन से? सॉरी, 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होंगे। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर है जो कि लगातार चेंज हो रहा है बीड के
अप टू डाउन मोशन की वजह से आर की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, बट थीटा चेंज नहीं हो रहा। थीटा जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। सो हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखना है। तो लैग्रांजियन की बात करें तो t हो जाएगा 1/2m। कौन से कोऑर्डिनेट से इसे सॉल्व करना बेहतर है? चूंकि 2 डायमेंशनल है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट काम में ले लेते हैं। 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यही होता है एक पोलर कोऑर्डिनेट का में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी v की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होती है, तो हमें इस मास का एक वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा ये। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो r का ये कंपोनेंट हो जाएगा r साइन थीटा। सो पोटेंशियल v इक्वल्स टू mg/r साइन थीटा। ठीक है। नाउ लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन L दैट इज t माइनस v, तो L हो गया 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg/r साइन थीटा। वेल, इससे आगे का काम इजी है, जस्ट आपको लैग्रेंजियन लिखना है। लैग्रेंजियन तो आगे है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन d/dt डेल L ओवर डेल, वेल हम r डॉट और थीटा डॉट दोनों लेके चल रहे हैं तो आप दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। r डॉट टर्म इसमें आ रही है तो r डॉट के लिए सॉल्व करते हैं। r डॉट माइनस डेल L ओवर डेल r इक्वल्स टू 0। लैग्रेंजियन का r डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो d/dt m r डॉट माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो mg साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है। सॉरी, एक r की टर्म यहाँ भी आ रही है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो mg साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा mr थीटा डॉट स्क्वायर। एक r यहाँ भी आ रहा है तो इसका भी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ये माइनस का। ठीक है। डबल डॉट करें, थीटा के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो mr डबल डॉट माइनस mr थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्वेश्चन में दिए गए इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सही है, mr डबल डॉट है, सेकेंड टर्म में mr ओमेगा स्क्वायर है, जबकि हमने लिखा है थीटा डॉट। वेल, ये सेम ही है, क्योंकि जो थीटा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी को ही ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और थीटा डॉट भी हमारी एंगुलर वेलोसिटी पोलर कोऑर्डिनेट में, तो आप थीटा डॉट को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो mr डबल डॉट माइनस mr थीटा की जगह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा। देखिए, अब थीटा डॉट अगर ओमेगा है तो थीटा होगा ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी। यही वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि लैग्रेंजियन के एक तरह से एडवांटेज के तौर पर काम में लिया जाता है। जब हमने लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने आपको लैग्रेंजियन और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कुछ डिफरेंसेस बताए थे कि क्यों लैग्रेंजियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है, ये हमें एडवांटेज देती है। उन्हीं में से एक एडवांटेज ये है कि न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है,
ये किसी नॉन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करते, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर आप न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जबकि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ बेनिफिट ये है कि ये ना सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम के साथ डील कर सकते हैं, बल्कि नॉन मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए भी काम करते हैं। उन्हीं में से एक सर्किट है एलसी सर्किट, जिसके लिए हमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है। किसी भी सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखने से पहले आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम में तो तब प्रोड्यूस होगी जब उस सिस्टम की कोई एलिमेंट मूव कर रहा हो, जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी हो। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी से मिलता जुलता एक टर्म यहाँ पर है। काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम में स्टोर की हुई एक एनर्जी ही है। तो अगर उस एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी जो कि सेम फॉर्म में हो उसे रिप्लेस करे तो हमें लैग्रांजियन मिल जाएगा, और वो एनर्जी होगी मैग्नेटिक एनर्जी। एक एलसी सर्किट में दो तरह की एनर्जी स्टोर होती है। एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि इंडक्टर में स्टोर होती है करंट के फ्लो होने की वजह से, और दूसरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कैपेसिटर में स्टोर होती है करंट के फ्लो होने की वजह से। तो हमें इन्हीं दोनों एनर्जी को काम में लेना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैग्नेटिक एनर्जी की। सो मैग्नेटिक एनर्जी stored in inductor U, जो कि होता है 1/2L। अगर सर्किट में I करंट फ्लो हो रही हो तो I स्क्वायर के। नाउ काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम काम में लेते हैं 1/2mv स्क्वायर, जिसे हम चेंज करके 1/2mx डॉट स्क्वायर लिखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2L। I करंट है और करंट होती है चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसे हम Q डॉट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L Q डॉट स्क्वायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। इन कैपेसिटर, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है ये एनालॉगस है टू काइनेटिक एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, तो अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उस पर जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं वो Q है, तो यह जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो 1/2Q स्क्वायर अपॉन C से दी जाती है। तो इस तरह से अब आपके पास दो एनर्जीज हैं। एक है मैग्नेटिक एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी के एनालॉगस है, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कि एनालॉगस है टू पोटेंशियल एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लैग्रांजियन होता है। सो लैग्रांजियन L इक्वल्स टू T माइनस V। दिस इज 1/2L Q डॉट स्क्वायर माइनस 1/2Q स्क्वायर ओवर C। हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। एक ही वेरिएबल है सिर्फ Q, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी d/dt डेल L ओवर डेल Q डॉट माइनस डेल L ओवर डेल Q इक्वल्स टू 0। d/dt लैग्रेंजियन का Q डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन L Q डॉट माइनस Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q ओवर C इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो L Q डबल डॉट प्लस Q ओवर C इक्वल्स टू 0, या Q डबल डॉट जो है वो इक्वल होगा माइनस 1 ओवर LC Q के। ठीक है, इसे एक ऑसिलेटरी मोशन से कंपेयर करें, कंपेयरिंग A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। एक ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो ये होता है, जहाँ ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ भी Q डबल डॉट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q उसके डिस्प्लेसमेंट को। तो इसके अकॉर्डिंग ओमेगा जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 ओवर अंडर रूट LC के।
तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी f जो है वो 1/2 पाई 1/√LC होगी। और अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें t, तो टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी होती है एंड दिस इज विल बी इक्वल टू 2 पाई √LC आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक LC सर्किट को भी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और यही इसका एडवांटेज भी है। न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी बेहतर है बट उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, जबकि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमें उन लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर ऐसे सिस्टम के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं जिनके लिए न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो सकते हैं। तो हमने कई अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखा है और उससे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट किया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम हैमिल्टोनियन पढ़ेंगे। हैमिल्टोनियन पढ़ने से पहले लैग्रांजियन मैकेनिक्स से जुड़े कुछ मेजर पॉइंट्स अभी हमें पढ़ने बाकी हैं, जैसे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है या कंजर्वेशन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। इसके अलावा हमें अभी हायर ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव के लिए भी लैग्रांजियन पढ़ना है, जो कि हम अभी हमारे अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर हम यहीं पर इसे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।